कोई भी ऐसी वस्तु जो हमारी ह्यूमन लाइफ की ह्यूमन नीड को, ह्यूमन डिज़ायर को पूरा करे, ओके, उसकी यूटिलिटी को दिखाए, तो उसे हम रिसोर्स कहते हैं। रिसोर्सेज का आज का कॉन्सेप्ट क्या है? ओके, रिसोर्स इज डिफाइंड एज समथिंग फ्रॉम विच अ बेनिफिट इज प्रोड्यूस्ड। रिसोर्स कुछ ऐसा है जिससे कि हम कोई बेनिफिट ले सकते हैं, ये प्रेजेंट डेफिनेशन है। ओके, रिसोर्स का आज का कॉन्सेप्ट क्या है? द रिसोर्स इज डिफाइंड एज समथिंग फ्रॉम विच अ बेनिफिट इज प्रोड्यूस्ड। कोई भी ऐसा वस्तु जिससे कि आप बेनिफिट ले सकते हैं, एंड दैट हैज सम यूटिलिटी, यानी कि बेनिफिट और यूटिलिटी यहाँ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। ओके, उस रिसोर्स के अंदर कुछ बेनिफिट्स होने चाहिए और उसका कुछ यूटिलिटी होना चाहिए। अ टेंजिबल और इनटेंजिबल थिंग और सब्सटेंस that fulfills the personal and social needs of human beings by its function is called a resource। तो आजकल हम इंटेंजिबल चीज़ों को भी, इंटेंजिबल थिंग्स को भी रिसोर्स कहते हैं। इंटेंजिबल क्या होता है? कोई भी ऐसी क्वालिटी, ओके, जो फिजिकल फॉर्म में ना हो, ऐसी कोई चीज़ जो फिजिकल फॉर्म में ना हो, जिसको आप देख ना सके, जिसको आप टच ना कर सके, छू ना सके, लेकिन जो आपकी वैल्यू को बढ़ाए, ओके, उसे हम इंटेंजिबल थिंग या इंटेंजिबल रिसोर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन, नॉलेज। ओके, एजुकेशन नॉलेज किसी भी व्यक्ति के अंदर दिखाई नहीं देती। ओके, ये तभी पता चलता है जब वो अपनी कला का प्रदर्शन करता है, ओके, अपने स्किल्स का, अपने टैलेंट का जब वो प्रयोग करता है, तब हम समझते हैं कि ये आदमी एजुकेटेड है। ओके, तो एजुकेशन और नॉलेज ये एक ऐसी क्वालिटी होती है, ओके, जिसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता, जिसको आप देख नहीं सकते, जिसको आप छू नहीं सकते। तो ऐसे रिसोर्सेज को हम इंटेंजिबल रिसोर्सेज कहते हैं। ओके, विदाउट एनी फिजिकल अपीयरेंस एंड दैट कैनॉट बी सीन, फेल्ट और टच। हाँ, उसको फील तो कर सकते हैं, बट इट कैनॉट बी सीन, इट कैनॉट बी टच्ड। वी कॉल इट एन इंटेंजिबल रिसोर्स। एग्जाम्पल, योर नॉलेज, योर टैलेंट, योर स्किल, एजुकेशन, एट्सेट्रा। फिर बात करते हैं अर्थ समिट की। ओके, रियो डी जेनेरियो नाम का एक जगह है ब्राज़ील के अंदर। ओके, रियो डी जेनेरियो 1992 में, 92 में यहाँ पर एक अर्थ समिट हुआ था। अर्थ को लेकर एक सम्मेलन हुआ था, एक मीटिंग हुई थी। ओके, तो वहाँ पर फिर से एक नया डेफिनेशन उभर के आया, ओके, रिसोर्स को लेकर। ये डेफिनेशन क्या है? रिसोर्स इज एनीथिंग विच मे हैव सम फंक्शंस दैट नॉट ओनली सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। पहले हमारा डेफिनेशन रेस्ट्रिक्टेड था, सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स, इट गोज बियॉन्ड। ओके, अर्थ समिट में जो नई डेफिनेशन दी गई, उसमें ये बताया गया कि रिसोर्स न केवल ह्यूमन नीड्स को, ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करता है, बट रिसोर्स वो है जो आपके पर्यावरण को भी सेफ रखे, आपके नीड को तो पूरा करे ही, साथ ही साथ आपके एनवायरनमेंट को, ओके, आपके बायोस्फीयर को भी कंजर्व रखे, सेफ रखे। ओके, अगर ये दो चीज़ें उस रिसोर्स मतलब उस वस्तु के अंदर है, तो हम इसे रिसोर्स कह सकते हैं। ओके, तो अर्थ समिट में एक नया डेफिनेशन निकल के आया कि रिसोर्स रिसोर्स के अंदर यूटिलिटी होनी चाहिए, फंक्शनैलिटी होनी चाहिए, ह्यूमन नीड्स, ह्यूमन डिज़ायर, ह्यूमन वांट्स को पूरा करें, और साथ ही साथ हमारे इन्वायरमेंट के साथ भी किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, हमारे इन्वायरमेंट को भी सेफ रखें, हमारे बायोस्फीयर को भी सेफ रखें, कंजर्व रखें। ओके, एक एग्जाम्पल दिया गया है कोल। कोल इज़ यूज्ड फॉर गिविंग हीट एंड लाइट। तो कोल की एक यूटिलिटी दिखाई दी। ओके, क्योंकि हम जानते हैं रिसोर्स क्या होता है जिसके अंदर यूटिलिटी हो। तो कोल के अंदर यूटिलिटी क्या है? उसके जलने पर हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है। ओके, हम पहले उसको माइन से माइनिंग करते हैं, क्योंकि कोल तो सीधे सीधे, ओके, आपको सरफेस पे मिलेगा नहीं, आपको माइनिंग करके डीप इनसाइड द अर्थ आपको कोल निकालना पड़ेगा, उसको बर्न करेंगे तो प्रोड्यूस होगा हीट एंड लाइट। तो उसी हीट और लाइट का यूज़ करते हुए हम उसे एक फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं। ओके, तो ये क्या हो गई? उसकी यूटिलिटी हो गई। इस वजह से कोल क्या बन जाता है? एक रिसोर्स बन जाता है। ओके, एट द सेम टाइम एक चीज़ नोटिस की गई है कि ये जो फ्यूम्स निकलते हैं कोल को बर्न करने के बाद, ओके, जो हार्मफुल स्मोक निकलता है वो हमारे एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट करता है। तो इस वजह से, ओके, हम इसे रिसोर्स के कैटेगरी में नहीं रख सकते अकॉर्डिंग टू द न्यू डेफिनेशन। पुरानी डेफिनेशन के मुताबिक इसके अंदर यूटिलिटी तो है, ओके, क्योंकि ये हीट एंड लाइट प्रोड्यूस कर रहा है और फ्यूल की तरह यूज़ भी हो रहा है। तो इसका इस डेफिनेशन, बाय दिस डेफिनेशन, ये एक रिसोर्स तो है। लेकिन रियो डी जेनेरियो में अर्थ समिट में जो नया पॉइंट ऐड किया गया था, जो रिसोर्स को डिफाइन करता है, वो ये था कि कोई भी चीज़ जो रिसोर्स कहलाए वो हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान न पहुंचाए। लेकिन कोल में से तो हार्मफुल गैसेस निकलते हैं, हार्मफुल स्मोक्स निकलते हैं। सो कोल क्या करता है? इस सेकंड कंडीशन को फुलफिल नहीं करता। ओके, वो हमारे एटमॉस्फेयर को, हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट करता है। इस वजह से प्रेजेंट डेफिनेशन में हम इसको प्रॉपर रिसोर्स नहीं कह सकते। फिर बात करते हैं द कंट्रोलिंग फैक्टर ऑफ रिसोर्सेज। ओके, तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, ओके, जो रिसोर्सेज को कंट्रोल कर रहे होते हैं? बेसिकली देयर आर 3 फैक्टर्स। ओके, वन इज कल्चर, द सेकंड इज द प्लेस एंड टाइम, एंड द थर्ड इज द टेक्नोलॉजी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये 3 कंट्रोलिंग फैक्टर्स आपको याद रखना है। कल्चर नंबर 1, प्लेस एंड टाइम नंबर 2, एंड टेक्नोलॉजी नंबर 3। विस्तार से समझते हैं। पहला है कल्चर। ओके, कल्चरल डेवलपमेंट ब्रिंग्स चेंजेस टू द फंक्शनैलिटी। ओके, जब भी इंसान के लाइफ में कुछ कल्चरल डेवलपमेंट होता है, ओके, उसकी वजह से
रिसोर्सेज के अंदर फंक्शनैलिटी बदलती रहती है, उसमें कुछ चेंजेस आते रहते हैं. इन दिस वे न्यूट्रल स्टफ इज टर्न इनटू रिसोर्सेज. कल्चर करने का मतलब होता है एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, अपनी एप्लीकेशन ऑफ स्किल. ओके, किसी भी न्यूट्रल स्टफ को, न्यूट्रल स्टफ क्या है? ऐसा मटेरियल ओके जो भारी मात्रा में प्रेजेंट तो है लेकिन उसका कोई यूटिलिटी नहीं है, यानी कि वो ह्यूमन नीड्स को पूरी नहीं कर रहा है, हमारे वांट्स को पूरी नहीं कर रहा है. ओके, तो न्यूट्रल स्टफ और रिसोर्सेज में बेसिक डिफरेंस क्या है? रिसोर्सेज भी आपका मटेरियल ही होता है, न्यूट्रल स्टफ जो है वो भी आपका मटेरियल ही है. लेकिन न्यूट्रल स्टफ नाम हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो मटेरियल आइडल पड़ी हुई है और हमारे किसी काम में नहीं आ रही है, उसका कोई यूटिलिटी हमारी लाइफ में नहीं है, तो इसे हम न्यूट्रल स्टफ कहते हैं. वही न्यूट्रल स्टफ, वही मटेरियल अगर किसी न किसी रूप में हमारे काम में आ जाए, ओके, और उससे हम कोई कमर्शियल बेनिफिट ले सकें और सोसाइटी उसे एक्सेप्ट कर ले, तो हम उसे रिसोर्स कहेंगे. दूसरा जो मैंने पॉइंट बताया था दैट इज प्लेस एंड टाइम. ओके, द यूटिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस विद द चेंजिंग प्लेस एंड कोर्स ऑफ टाइम. ओके, तो ऑब्जेक्ट की जो यूटिलिटी है, उसकी जो उपयोगिता है, वो समय के अनुसार भी बदलती है और जगह के अनुसार भी बदलती है. विद रेस्पेक्ट टू प्लेस एंड टाइम, किसी भी ऑब्जेक्ट की यूटिलिटी या तो बढ़ सकती है या कम हो सकती है. ओके, फॉर एग्जाम्पल इन द अर्ली पीरियड रेडियो एक्टिव मटेरियल वॉज कंसिडर्ड अ बैरियर. ओके, पुराने ज़माने में जो भी रेडियो एक्टिव मटेरियल, ओके, रेडियो एक्टिव एलिमेंट से निकलने वाले जो मटेरियल है, उसको हम बैरियर की तरह, एक अवरोध की तरह ट्रीट करते थे. लेकिन आज के दिन में ओके यही अवरोध पैदा करने वाले रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस ओके हमें पावर जनरेशन में मदद करते हैं. इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, थर्मल पावर जनरेशन में हम आजकल ओके ऐसे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का यूज़ कर रहे हैं. तो उस दौर में वो रिसोर्स की कैटेगरी में नहीं था, लेकिन आज ये हमारे लिए वैल्यूएबल रिसोर्स बन गया है. फिर जो थर्ड पॉइंट हमने डिस्कस किया है, ओके, फिर जो तीसरा पॉइंट ओके हमने डिस्कस किया है दैट इज टेक्नोलॉजी. ओके, टेक्नोलॉजी और मैकेनिकल एफिशिएंसी हैज इंक्रीज द फंक्शनैलिटी. अगर आपका टेक्नोलॉजी रैपिडली ग्रो करता है, टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है, तो उसकी वजह से आपके रिसोर्स में भी फंक्शनैलिटी में ग्रोथ या इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है. किसी भी रिसोर्स की फंक्शनैलिटी मतलब उसकी उपयोगिता, उसके काम करने की क्षमता और ज़्यादा बढ़ जाती है अगर उसमें आप बेहतर टेक्नोलॉजी का यूज़ करें. तो टेक्नोलॉजी प्लेज अ क्रूशल रोल हियर. ओके, डिमांड, पॉपुलेशन एक्सेट्रा आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल द फंक्शनैलिटी ऑफ अ रिसोर्स. ओके, तो एक रिसोर्स के फंक्शनैलिटी को नियंत्रण में रखने के लिए डिमांड भी होनी चाहिए. जब तक लोगों में डिमांड है तब तक उसकी फंक्शनैलिटी बनी रहेगी और अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी की मदद से वो फंक्शनैलिटी और बेहतर होगी. लेकिन अगर लोगों के अंदर डिमांड ही नहीं है तो वो ओके उसमें यूटिलिटी होते हुए भी, फंक्शनैलिटी होते हुए भी वो हमारे काम में नहीं आएगा क्योंकि डिमांड में नहीं है. जो चीज़ें डिमांड में नहीं होती ओके उसमें इफेक्टिवनेस होते हुए भी, यूटिलिटी होते हुए भी वो रिसोर्स की कैटेगरी में नहीं आ सकती. क्योंकि मेन मुद्दा जो है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर वो ये होनी चाहिए कि वो ह्यूमन नीड्स को पूरी करे. ओके, so these are also important to control the functionality. Demand and the population etc. are also important to control the functionality of a resource. फिर बात करते हैं द मेन फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग रिसोर्सेज. ओके, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल है रिसोर्सेज को क्रिएट करने के लिए? नंबर 1 इज नेचर, नंबर 2 इज मैन एंड नंबर 3 इज कल्चर. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ओके, इसको आप 5 स्टार लगाइए. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, तो आप इसको 5 स्टार लगा लीजिएगा. फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग रिसोर्सेज. ओके, बेसिकली 3 फैक्टर्स हैं, मेनली 3 फैक्टर्स हैं. 1 इज नेचर, सेकंड इज मैन एंड द थर्ड इज कल्चर. ओके, पहले बात करते हैं नेचर की. नेचर एक्ट्स एज अ रिसोर्स क्रिएटिंग फैक्टर. ओके, कैसे ये एक रिसोर्स क्रिएटिंग फैक्टर बनता है? बिकॉज इट प्रोवाइड्स ऑल द मटेरियल. सारा मटेरियल जो हमको मिलता है वो नेचर से ही तो मिलता है. नेचर इज द सोर्स. ओके, रिसोर्स बनने से पहले मटेरियल चाहिए ना, उसी में तो यूटिलिटी डाल के हम उसको रिसोर्स बनाएंगे. तो ये मटेरियल आएगा कहाँ से? इट विल कम फ्रॉम नेचर. ओके, तो नेचर हमें क्या प्रोवाइड करता है? रिसोर्स. ओके, एंड बाय प्रोवाइडिंग द एनवायरनमेंट टू क्रिएट रिसोर्सेज, और एक ऐसे एनवायरनमेंट, एक ऐसा परिवेश क्रिएट करता है जिससे कि हमको क्या मिलता है? रिसोर्स मिलता है. ओके, क्रिएशन ऑफ रिसोर्सेज पॉसिबल बनता है. फिर सेकंड फैक्टर क्या है? सेकंड फैक्टर फॉर क्रिएटिंग रिसोर्सेज इज मैन. ओके, रिसोर्स इज क्रिएटेड फॉर द पर्पस ऑफ मैन एंड इट इज क्रिएटेड बाय मैन. ओके, जो भी वस्तु ओके धरती में मिलती है वो एक मटेरियल के फॉर्म में होता है और इसे रिसोर्स बनाता है मैन. ओके, सो मैन प्लेज अ डुअल रोल इन कोर्स ऑफ रिसोर्स क्रिएशन एंड कंजम्पशन. रिसोर्स का क्रिएशन भी मैन करता है, उसका कंजम्पशन भी मैन ही करता है. सो मैन इज अ क्रूशियल फैक्टर. मैन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स क्रिएटिंग फैक्टर. ओके, द थर्ड इज द कल्चर. ओके, कल्चर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल एज अ रिसोर्स क्रिएटिंग फैक्टर. थर्ड पॉइंट पे कल्चर है, रिसोर्स क्रिएटिंग फैक्टर. कल्चर इज द कॉम्बाइंड प्रोडक्ट ऑफ मैन एंड नेचर. ओके, मैन और नेचर को मिला दे तो कल्चर बनता है. इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग रिसोर्सेज ईदर इंडिविजुअली और इन अ कंबाइंड मैनर. फॉर एग्जाम्पल इन अर्ली टाइम्स, पहले के ज़माने में कोल वॉज फाउंड लाइंग आइडल. ऐसा नहीं था कि उस वक्त कोल नहीं था. पुराने काल में ओके कोयले नीचे दबे हुए थे, लेकिन हमारे पास ना तो ऐसा कोई स्किल था, ना ही अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी थी जिससे कि हम माइनिंग के थ्रू कोल को बाहर निकाल सकें. ओके, सो कोल वॉज फाउंड लाइंग आइडल इन नेचर एज अ न्यूट्रल स्टफ. वो न्यूट्रल स्टफ की तरफ पड़ा हुआ था. और आपको पता है न्यूट्रल स्टफ हम कब कहते हैं? जब कोई भी मटेरियल यूटिलिटी शो नहीं करता, ह्यूमन की नीड्स पूरी नहीं करता. ओके, लेटर अ मैन विथ हिज स्किल्स एंड culturally advanced
कल्चरली एडवांस होने पर, स्किल्स एक्वायर करने पर, ही लर्न टू टेक आउट एक्सट्रैक्ट कोल फ्रॉम इनसाइड द अर्थ। ओके, तो ये कला उसने सीख ली, कोयले को बाहर निकालने की कला, फ्रॉम बीनीथ द अर्थ सर्फेस, एंड देन ही स्टार्टेड यूजिंग इट फॉर हिज पर्पस। सो इसका मतलब अकेला नेचर नहीं, मैन का भी रोल है और टेक्नोलॉजी का भी रोल है, क्योंकि नेचर मटेरियल प्रोवाइड करेगा, मैन उसमें यूटिलिटी डालेगा, और जो कल्चर है, उसका जो स्किल है, वो उसे संपूर्ण रूप में रिसोर्स बनाने में मदद करेगा। ओके, तो बेसिकली 3 थिंग्स आर देयर, नेचर, मैन एंड कल्चर। ये तीनों क्या बन जाते हैं? हमारे रिसोर्स क्रिएटिंग फैक्टर। ओके फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं ऐसे फेनोमेना, ऐसे नेचुरल इवेंट्स, ओके, जिसकी वजह से रिसोर्सेज हैम्पर हो जाते हैं। ओके, ऐसे बैरियर्स जो आपके रिसोर्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उसमें पहला है नेचुरल बैरियर। ओके, व्हेन अ फिजिकल और नेचुरल फेनोमेना एक्ट्स एज अ बैरियर इन रिसोर्स क्रिएशन, इट इज़ कॉल्ड अ नेचुरल बैरियर। ओके, जैसे भयंकर तूफान आ गया, ओके, आसमान में बिजली गरजने लगी, साइक्लोन, फ्लड, ओके, इसकी वजह से पेड़ पौधों को नुकसान होता है। ओके, रास्ते पानी से भर जाते हैं। तो ये सर्टन इवेंट्स होते हैं, नेचुरल इवेंट्स, ओके, जिसकी वजह से रिसोर्सेज के ग्रोथ को हैम्पर होता है। ओके, दूसरा है ह्यूमन बैरियर। ओके, या ह्यूमन रेजिस्टेंस कह सकते हैं। व्हेन ह्यूमन एक्टिविटीज इंटरफियर, ओके, जब हम ह्यूमंस खुद ही, ओके, रिसोर्स क्रिएशन में इंटरफियर करें। ओके, ऐसा कैसे होता है? जैसे आपने जंग के मैदान में चले गए, तो वहाँ आप हथियारों का यूज़ करते हैं, बम बारूद का यूज़ करते हैं। इस आर्टिलरी के यूज़ से, बम्बार्डमेंट की वजह से आपका एटमॉस्फेयर पोल्यूट होता है, इससे आपके फॉरेस्ट को नुकसान पहुँचता है, इससे आपकी सॉइल की क्वालिटी ख़राब होती है, इससे आपके हवा का क्वालिटी ख़राब हो जाता है। पॉपुलेशन इज़ रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि पॉपुलेशन की वजह से लैंड का ओवर एक्सप्लॉइटेशन होता है, फॉरेस्ट का ओवर एक्सप्लॉइटेशन होता है। ओके, सो ये मैन मेड बैरियर है। ओके, तीसरा है आपका कल्चरल बैरियर। ओके, व्हेन एनी कल्चरल फैक्टर एक्ट्स एज अ बैरियर, ओके, कोई कल्चरल फैक्टर बीच में अवरोध पैदा करे, बाधा पैदा करे, तो इसे कल्चरल बैरियर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अंधविश्वास जो होते हैं लोगों के अंदर, ओके, अंधविश्वास में लोग तरह तरह की चीज़ें बनाते हैं, जड़ी बूटियाँ वगैरह बनाते हैं, ओके, बिना रिसर्च किए हुए, ओके, लोगों को खिला देते हैं, पिला देते हैं। ओके, तो हम जिससे रिसोर्स बनाना चाहते हैं वो एक्चुअली जहर बन जाता है। और रिलीजियस फैनेटिज्म और स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन वंस रिलीजन, ओके, तो ये भी क्या है? ये एक तरह का कल्चरल बैरियर है। ओके, सुपरस्टिशन हो गया, अंधविश्वास हो गया, या ओवर ऑब्सेशन, बहुत ज़्यादा आप पैशनेट है किसी रिलीजन को लेकर, आंख बंद करके रिलीजन की सारी बातें मान रहे हैं, ओके, जिससे आप अपनी सेहत का नुकसान कर रहे हैं, या कुछ इस तरह के उपचार करवा रहे हैं जो साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है। ओके, तो ये एक रिसोर्स बैरियर बनकर आ जाता है। ओके, क्योंकि ये आपको आपकी नीड पूरी करने की जगह, आपको आपकी डिमांड को पूरी करने की जगह आपके शरीर का नुकसान ही कर रहा है। ओके, सो वी कॉल इट अ कल्चरल बैरियर। अब यहाँ पे हम कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ की बात करेंगे, ओके, जिसकी वजह से रिसोर्स क्रिएशन में बहुत ज़्यादा बाधा आया है। पहला है ओवर एक्सप्लॉइटेशन। ओवर एक्सप्लॉइटेशन का मतलब अत्यधिक यूज़ करना रिसोर्सेज का, मतलब आपकी जितनी ज़रूरत है, जितनी आपकी नीड है, आउट ऑफ ग्रीड, लालच में आकर आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं रिसोर्सेज का, दिस इज ओवर एक्सप्लॉइटेशन। ओके, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, ओवर यूसेज लीड्स टू परमानेंट डैमेज टू रिसोर्सेज। ओके, दूसरा है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मतलब होता है जंगलों को काट देना, पेड़ पौधों को काट देना। सो देयर इज अ कांस्टेंट एंड इनडिस्क्रिमिनेट मतलब मीन्स अंधाधुन, ओके, बिना सोचे समझे पेड़ों को काट देना। सो देयर इज अ कांस्टेंट एंड इंडिस्क्रिमिनेट डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट विच रिजल्ट्स फ्रॉम अ मैन्स ग्रीड। ओके, ये आउट ऑफ ग्रीड, ज़्यादा रिसोर्सेज बनाने के चक्कर में, ज़्यादा पैसे बनाने के चक्कर में हम कभी कभी, ओके, फॉरेस्ट का नुकसान करते हैं, ओके, पेड़ पौधों का नुकसान करते हैं। दिस इज डिफॉरेस्टेशन। फिर है अनसाइंटिफिक वे ऑफ फार्मिंग। हमें फार्मिंग की अच्छी नॉलेज नहीं है। ओके, सॉइल इज पॉल्यूटेड। इससे क्या होता है? अगर हम साइंटिफिक वे में फार्मिंग नहीं करते तो हम सॉइल की क्वालिटी को ख़राब करते हैं, उसकी फर्टिलिटी को ख़राब कर देते हैं। ओके, इस वजह से वो सॉइल अपनी प्रोडक्टिव एबिलिटी खो बैठता है, और लैंड जो है वो बैरन लैंड बन जाता है, उसमें फिर से आगे पौधे उग नहीं पाते। फिर चौथा है सोशल प्रॉब्लम्स। ओके, सोशल प्रॉब्लम्स भी रिसोर्सेज क्रिएशन में हैम्पर करते हैं। ह्यूज क्वांटिटीज ऑफ रिसोर्सेज आर बीइंग डिस्ट्रॉयड। ओके, सोशल प्रॉब्लम्स की वजह से बहुत से रिसोर्सेज का नुकसान हुआ है। मेनली जो वार होते हैं ना, वार, जंग, युद्ध, ओके, ये रिस्पॉन्सिबल है रिसोर्सेज को हैम्पर करने में। राइट्स, ओके, बीच में जब दंगा भड़कता है तो बम बारूद की वजह से, ओके, पर्यावरण को नुकसान होता है। दस मैन नॉट ओनली क्रिएट्स रिसोर्सेज, ये आयरनी है, मैन को लेकर ये बहुत बड़ी आयरनी है। मैन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग रिसोर्सेज एंड एट द सेम टाइम मैन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रॉइंग रिसोर्सेज। ओके, तो क्रिएटर और डिस्ट्रॉयर का काम अकेला मैन ही कर रहा है। फिर बात करते हैं, हम पॉपुलेशन को भी रिसोर्स मान सकते हैं, एक ह्यूमन पॉपुलेशन को भी रिसोर्स माना जा सकता है। ओके, अब पॉपुलेशन कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज अ रिसोर्स। ओके, इफ दैट पॉपुलेशन हैज़ अ पर्टिकुलर फिलॉसफी, एक प्रॉपर वे ऑफ थिंकिंग हो, ओके, एक स्पिरिचुअल थिंकिंग हो, और लाइफ के महत्व को जो इंसान समझ ले, ओके, जिस पॉपुलेशन में लाइफ के महत्व का पता चले, ओके, उसके अंदर ज्ञान आए, उसके अंदर बुद्धि आए, ओके, उसके अंदर तरह तरह की कलाएँ आ जाएँ,
किसी भी पॉपुलेशन के अंदर, तो वो पूरा पॉपुलेशन एक रिसोर्स बन जाता है, क्योंकि वो देश की तरक्की में हाथ बटा सकता है, जिससे देश को फाइनेंशियली इकोनॉमिकली लाभ मिले, और एक नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर नेशनल के एक नेशन की एक अच्छी छवि बनी। ओके, प्रोफेसर जिमरमैन का कहना है, मैंस ओन विजडम इज इज मेन रिसोर्स। सबसे बड़ा जो रिसोर्स है वो आदमी की बुद्धि है। ओके, सबसे बड़े रिसोर्स जिमरमैन साहब के अनुसार जो आदमी की सोचने समझने की योग्यता है, उसकी जो बुद्धि है, उसका जो विजडम है, उसका जो नॉलेज है, वही सबसे बड़ा रिसोर्स है। ओके, क्योंकि इसी का एप्लीकेशन करके हम सारे न्यूट्रल स्टफ को, मटेरियल को रिसोर्स बनाते हैं। तो सबसे पहले रिसोर्स तो हम खुद होते हैं, हमारा दिमाग ही होता है। ओके, द सप्लाई ऑफ लेबर इज सपोर्टेड बाय द साइज ऑफ पॉपुलेशन, इट इज़ द डिमांड दैट क्रिएट्स रिसोर्सेज। तो जब तक डिमांड नहीं बनेगी तब तक रिसोर्स नहीं बनेगा। ओके, तो डिमांड इज अ ड्राइविंग फैक्टर। आपके अंदर डिमांड होगी तभी आप मटेरियल पर काम करेंगे और उसका कन्वर्शन होगा रिसोर्सेज में, तभी जाके वो रिसोर्स आपको यूटिलिटी देगा और फंक्शनैलिटी देगा। तो हायर क्वालिटी रिसोर्सेज आर क्रिएटेड बाय पीपल। ओके, विद मोर एडवांस्ड नॉलेज। जितनी ज़्यादा नॉलेज होगी, हमने कहा ना, सबसे बड़ा जो रिसोर्स होता है वो आपका विजडम है, आपका नॉलेज है। तो नॉलेज का जितना ज़्यादा आप एप्लीकेशन करेंगे, ओके, किसी भी मटेरियल में रिसोर्स की जो यूटिलिटी है, उसका जो वैल्यू एडिशन है, वो और ज़्यादा होगा। ओके, हायर क्वालिटी रिसोर्सेज आर क्रिएटेड बाय पीपल विद मोर एडवांस्ड नॉलेज एंड टेक्निकल स्किल। अ वेल एजुकेटेड एंड टेक्निकली स्किल्ड पॉपुलेशन, अ वेल एजुकेटेड एंड टेक्निकली स्किल्ड, अगर आप अच्छी तरह से शिक्षित हैं, प्रशिक्षित हैं, आपका ज्ञान है, आप वेल एजुकेटेड हैं और स्किल्ड हैं, सो इट बिकम्स अ वैल्यूएबल रिसोर्स। किसी भी देश के लिए ये क्या बन जाता है, एक वैल्यूएबल रिसोर्स बन जाता है। ओके, फिर बात करते हैं 1 मार्क का एक क्वेश्चन, 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज ए न्यूट्रल स्टफ। 1 मार्क का क्वेश्चन। ओके, तो आप सिंपल लिख सकते हैं, मटेरियल्स अवेलेबल इन नेचर। ऐसे मटेरियल्स जो नेचर में पहले से ही अवेलेबल हैं, लेकिन अभी तक उसका कोई यूज़ नहीं है। ओके, वो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ओके, दीज आर कॉल्ड न्यूट्रल स्टफ। एग्जाम्पल, अ पीस ऑफ रॉकी बैरन लैंड, एक ऐसा बंजर ज़मीन है, पत्थरों से भरा हुआ ज़मीन है, जिसमें आप खेती नहीं कर सकते, यानी कि पत्थरों से भरा हुआ ज़मीन तो है, लेकिन वो आपके किसी काम में नहीं है, तो उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है, फंक्शनैलिटी नहीं है, तो वो हमारे लिए कैसा मटेरियल बन जाएगा, एक न्यूट्रल स्टफ। ओके, फिर बात करते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में। ओके, रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज हैं जो नेचर में पहले से हैं, और आप उसका जितना भी ओवर एक्सप्लॉइटेशन कर लें, ओवर यूज़, और आप उसका कितना भी इस्तेमाल कर लें, कितना भी यूज़ कर लें, वो खत्म होने वाला नहीं है, वो अपने आप को रीजनरेट करता रहता है। ऐसे रिसोर्सेज जो आसानी से खत्म नहीं होते, जितना भी ओवर एक्सप्लॉइट कर लूँ, जितना भी ओवर यूज़ कर लूँ, वो अपने आप को रिप्लेनिश करता रहता है, धीरे धीरे अपनी ग्रोथ कराता रहता है, तो वो होता है आपका रिन्यूएबल रिसोर्स। फॉर एग्जाम्पल सनलाइट। ओके, सनलाइट एक ऐसा रिसोर्स है जो कभी खत्म नहीं होता। आप एक आदमी धूप ले या 1000 आदमी धूप ले, धूप कभी कम नहीं होती, सन से आने वाली किरणें कभी कम नहीं होती। ओके, तो ये आपका रिन्यूएबल रिसोर्स है। चलती हुई हवा, ओके, बहती हुई हवा, ओके, अगर बहती हुई हवा 1000 आदमी को ओके ठंडक दे, तो वो हवा की जो क्वांटिटी है वो कम नहीं हो जाती। ओके, आज अगर भयंकर रूप से हवा चल रही है, तो ऐसा नहीं होगा कि अगले दिन हवा खत्म ही हो रही हो, हवा हमेशा के लिए रहता है। ओके, सूर्य की धूप हमेशा के लिए रहती है, सनलाइट हमेशा रहता है, सोलर पावर हमेशा रहता है। तो ऐसे रिसोर्सेज जो ह्यूमन के कितने भी यूज़ करने पर ख़त्म ना हो और अपने आप को रीजनरेट करते रहें, ये होते हैं रिन्यूएबल या फिर इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। इसके विपरीत दूसरा रिसोर्सेज होता है नॉन रिन्यूएबल। ओके, रिसोर्सेज जो नेचर में मौजूद है बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में, ओके, स्केर्स रिसोर्सेज, या बहुत कम मात्रा में लिमिटेड क्वांटिटी में मौजूद है, और डर इस बात का है कि उसके ओवर यूज़ करने पर आने वाली जनरेशन में वो ख़त्म हो सकती है। तो ऐसे रिसोर्स को हम कहते हैं नॉन रिन्यूएबल, यानी कि ऐसे रिसोर्स ओके जो इन द नियर फ्यूचर ख़त्म हो जाए अगर हमने उसका अत्यधिक यूज़ किया। तो एक्सेसिव यूज़ या ओवर एक्सप्लॉइटेशन की वजह से जो रिसोर्सेज नियर फ्यूचर में खत्म होने की कगार पर पहुंच जाए या ख़त्म हो जाए, तो ऐसे रिसोर्सेज को हम कहेंगे नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल का मतलब हुआ कि एक बार यूज्ड अप होने पर, पूरी तरह से उसका मतलब प्रयोग हो जाने पर, ये रिसोर्सेज दोबारा अपने आप को उत्पन्न नहीं कर सकते, रिन्यू नहीं कर सकते, देयरफॉर दे आर नॉन रिन्यूएबल। एग्जाम्पल है कोल, पेट्रोलियम, मिनरल रिसोर्सेज, मिनरल ऑयल एट्सेट्रा। ओके, ऐसे रिसोर्सेज हैं जो एक बार यूज़ हो गया तो दोबारा रिप्लेनिश नहीं होते या रीजनरेट नहीं होते। फिर बात करते हैं बायोटिक रिसोर्सेज और ए बायोटिक रिसोर्सेज के बारे में। ओके, बायोटिक एंड ए बायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो बायोलॉजिकल वर्ल्ड से आपको मिलते हैं। ओके, लिविंग थिंग्स से जो रिसोर्सेज आपको प्राप्त होती है, जैसे फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा हो गया आपका प्लांट किंगडम और फौना हो गया आपका एनिमल वर्ल्ड। फ्लोरा मतलब ऐसे पौधे जो किसी एक विशेष जगह पर ही आपको देखने को मिलते हैं, और फौना मतलब एक ऐसा एनिमल किंगडम जो किसी विशेष जगह पर ही आपको देखने को मिलते हैं। ओके, और इनसे जो रिसोर्सेज हमको प्राप्त होते हैं, फ्लोरा और फौना, यानी कि प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम से आपको जो रिसोर्सेज प्राप्त होते हैं उसे हम बायोटिक रिसोर्सेज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल वुड कहाँ से आता है? ट्री से आता है, और ट्री एक बायोटिक रिसोर्सेज है। ओके, क्योंकि ट्री इज अ लिविंग थिंग। मिल्क हमको कहाँ से मिलता है? काउ से मिलता है, तो काउ इज अ लिविंग थिंग। तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलने वाले रिसोर्सेज जो हमारे काम में आए, हमारी नीड को पूरा करें, दैट इज कॉल्ड बायोटिक रिसोर्सेज। और इसके विपरीत होता है
और इसके विपरीत होता है एबायोटिक रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जो आपको प्राप्त होते हैं नॉन लिविंग सब्सटेंसेस से या नॉन लिविंग थिंग से। ओके, इसे हम कहते हैं एबायोटिक रिसोर्सेज। जैसे सनलाइट, ओके, सनलाइट सन से प्राप्त होती है, तो ये किसी लिविंग थिंग से नहीं आ रहा है, ओके, लिविंग ऑर्गेनिज्म से नहीं आ रहा है। प्लांट लाइफ, तो ये किसी लिविंग थिंग से नहीं आ रहा है, प्लांट लाइफ या एनिमल लाइफ से नहीं आ रहा है। जैसे सनलाइट, एयर, वाटर, ओके, ये सब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से नहीं आ रहे हैं, ये नेचर में पहले से ही प्रेजेंट थे, मौजूद थे। ओके, तो ऐसे रिसोर्सेज को हम क्या कहते हैं? एबायोटिक रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त नहीं होते उसे हम कहते हैं एबायोटिक रिसोर्सेज। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं टेंजिबल और इनटेंजिबल रिसोर्सेज के बारे में। हालांकि इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। ओके, टेंजिबल रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जिसका कोई फिजिकल अपीयरेंस हो, फिजिकल फॉर्म हो, आपको दिखाई दे और आप उसे छू सकें, आप उसे टच कर सकें, आप उसे देख सकें, तो ऐसे रिसोर्सेज हैं टेंजिबल रिसोर्सेज। जो भी आपके आसपास है, जिसको आप उठा सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो टेंजिबल है। फॉर एग्जाम्पल, मैं जिस टेबल के सामने बैठा हूँ, मैं उस टेबल को छू सकता हूँ। मैं जिस कुर्सी पर बैठा हूँ, मैं उस कुर्सी को छू सकता हूँ। मैं किसी काठ के टुकड़े को छू सकता हूँ, मैं किसी पत्थर को छू सकता हूँ। तो ये सारे जो रिसोर्सेज हैं, दीज आर कॉल्ड टेंजिबल रिसोर्सेज। इसके विपरीत इनटेंजिबल रिसोर्सेज ऐसा रिसोर्सेज होता है, ओके, जिसे आप देख नहीं सकते, जिसे आप छू भी नहीं सकते, जिसका कोई फिजिकल अपीयरेंस या फिजिकल फॉर्म ना हो, लेकिन आपकी लाइफ में वो बहुत वैल्यूएबल हो। फॉर एग्जाम्पल, नॉलेज। ओके, नॉलेज का ना तो कोई फिजिकल अपीयरेंस होता है, उसका कोई ऑर्गन सिस्टम नहीं होता, उसका कोई बॉडी नहीं होता। नॉलेज का, ओके, नॉलेज को आप देख नहीं सकते, नॉलेज को आप छू नहीं सकते, लेकिन जिस आदमी के अंदर नॉलेज होता है, ओके, वो बहुत वैल्यूएबल बन जाता है, सोसाइटी में उसकी रिस्पेक्ट होती है, ओके, और वो बहुत पैसे भी कमा पाता है, ओके, फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली वो सस्टेन करता है, ओके, बहुत रिच आदमी बनता है। किस वजह से? क्योंकि उसके पास एक बड़ा वैल्यूएबल एसेट है, एक, ओके, वैल्यूएबल आइटम है, और वो है नॉलेज। और नॉलेज कैसा होता है, आपका टैलेंट कैसा होता है, आपका स्किल कैसा होता है, वो आपको दिखाई नहीं देता। आप नॉलेज को छू नहीं सकते, आप अपने स्किल को, टैलेंट को छू नहीं सकते। तो ऐसे रिसोर्सेज जो आपकी लाइफ को बेहतर बनाएं, आपकी सारी ज़रूरतों को पूरा करें, आपको बड़ा आदमी बनाएं, आपको एक अमीर आदमी बनाएं, ओके, लेकिन जिसे आप देख न सकें, ऐसे क्वालिटीज़ जिसे आप देख न सकें, उसे हम कहते हैं इंटेंजिबल रिसोर्सेज। ओके, फॉर एग्जाम्पल, आपका नॉलेज हो गया, आपका स्किल हो गया, आपका टैलेंट। ओके, फिर फ्रेंड्स हम बात करते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज की। ओके, पोटेंशियल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज जो धरती पर अवेलेबल हैं, ओके, नेचर पर हैं, और उसके अंदर यूटिलिटी भी है। यूटिलिटी भी है, मतलब वो आपकी ज़रूरत को पूरा कर सकता है, आपकी नीड को पूरा कर सकता है, उसके अंदर फंक्शनैलिटी भी है, बट उसको अभी तक हमने एक्सप्लॉइट नहीं किया है। हमारे अंदर ये एबिलिटी नहीं हुई है कि हम उसको निकाल कर अपने काम में लगा सकें। यानी कि ऐसे रिसोर्सेज जिनके अंदर यूटिलिटी तो है, आपकी नीड को पूरी करता तो है, लेकिन अभी तक हमारे पास ऐसा अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी या ऐसी अप्रोप्रिएट स्किल हमने डेवलप नहीं किया जिससे कि हम उससे लाभ उठा सकें। तो ऐसे रिसोर्स को हम कहते हैं पोटेंशियल रिसोर्स। ओके, द रिसोर्स विच इज अवेलेबल इन नेचर which has utility and functionality but cannot be used, okay, due to inaccessibility of the places। ऐसे प्लेसेस में ये रिसोर्सेज पाए जा रहे हैं जहाँ हम पहुँच नहीं पा रहे हैं। ऐसी जगह पे इन रिसोर्सेज ओके को रखा गया है, ओके, धरती पर, जहाँ हम पहुँच नहीं पा रहे हैं, ना तो हमारे पास ऐसी अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से हम उसको अपने काम में लगा सकें। तो ऐसे रिसोर्स होते हैं पोटेंशियल रिसोर्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल, द वास्ट आयरन कवर्ड लैंड इन अंटार्कटिका। देखिए, अंटार्कटिका में ह्यूमन लाइफ पॉसिबल नहीं है, और वहाँ पर टेम्परेचर बहुत लो है, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स अवेलेबल हैं। लेकिन हम वहाँ पहुँचेंगे कैसे? क्योंकि वहाँ तो ह्यूमन हैबिटेशन है ही नहीं। ह्यूमन हैबिटेशन छोड़िए, यहाँ वहाँ पर किसी भी तरह का बायोटिक हैबिटेशन बस नाम मात्र का है, देखने को मिलता नहीं है। ओके, लेकिन आयरनी क्या है? हैरत की बात यह है कि वहाँ पे मिनरल का बहुत बड़ा रिजर्व्स है, रिसोर्सेज है। तो ऐसे रिसोर्सेज को हम कहते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज। ओके, जिसके अंदर ये योग्यता है, यूटिलिटी है, फंक्शनैलिटी है कि हमारी ज़रूरत को पूरा कर सके, हमारी नीड को पूरा कर सके। ओके, लेकिन हम उसे प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर है, हम वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं, और ना ही हमारे पास कोई ऐसी अप्रोप्रिएट स्किल है, अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से हम उसे काम पर लगा सकें। मतलब काम में तो आ रहा है और धरती पर मौजूद भी है, लेकिन फिर भी हम काम नहीं ले पा रहे हैं। तो ऐसे रिसोर्स को क्या हम कहते हैं? पोटेंशियल रिसोर्स। ओके, फिर नेक्स्ट जो टाइप ऑफ रिसोर्स है उसे हम कहते हैं यूनिक रिसोर्सेज। ओके, द रिसोर्सेज विच आर रेयर एंड अवेलेबल ओनली इन वन प्लेस। बहुत ऐसे रिसोर्सेज जो बहुत ही रेयर है, बहुत ही अनोखे हैं। ओके, वो हर जगह दिखते नहीं हैं, धरती के किसी एक ही कोने में वो मिलता है और वहीं दिखता है, तो उसे हम कहते हैं यूनिक रिसोर्स, विच आर रेयर एंड अवेलेबल ओनली इन वन प्लेस ऑन द अर्थ। ओके, बिकॉज ऑफ दिस यूनिकनेस, उसकी इस अद्भुत गुण के कारण इसे यूनिक रिसोर्स कहा जाता है। एग्जाम्पल, द नेचुरल क्रायोलाइट ऑफ ग्रीनलैंड। ओके, क्रायोलाइट एक पथरीली पहाड़ जो होती है, ओके, ये सिर्फ ग्रीनलैंड में ही देखने को मिलता है। तो ये क्या हो गया? दिस इज अ केस ऑफ अ यूनिक रिसोर्स। ओके, एक ही जगह पर देखने को मिलती है। फिर बात करते हैं हम कल्चरल रिसोर्सेज के बारे में। ओके, कल्चरल रिसोर्सेज आर रिसोर्सेज विच आर डेवलप्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ द ब्रेन। ओके, आपके ब्रेन के एप्लीकेशन की वजह से जितने भी रिसोर्सेज तैयार होते आए हैं जो नेचर में अवेलेबल नहीं थे,
जिसको आपने अवेलेबल बनाया है अपने माइंड का, अपने ब्रेन का एप्लीकेशन करके, दोज आर कल्चरल रिसोर्सेज। अपने स्किल का, अपने एजुकेशन का, ओके, अपने ज्ञान का, विजडम का, नॉलेज का, स्किल का यूज़ करके जो रिसोर्सेज आपने तैयार किया है, दैट इज कल्चरल रिसोर्सेज। ओके, सो हु इज बेसिकली कंसिडर्ड द क्रिएटर ऑफ कल्चरल रिसोर्सेज? सो इट इज द मैन। ओके, मैन इज सेड टू बी द क्रिएटर ऑफ कल्चरल रिसोर्सेज। फ्रेंड्स, हमने रिसोर्सेज को बहुत गहराई से पढ़ा और कई टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के बारे में भी समझा। ओके, इस सेशन को हम आगे भी जारी रखेंगे, हम इसका सेकंड पार्ट लेकर आएंगे और वहाँ पर हम रिसोर्सेज को और भी डिटेल में चर्चा करेंगे। ऐसे मिनरल रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमारे राज्यों में, हमारे देश के अंदर पाए जाते हैं, उनकी क्या खासियत है और किस किस राज्य में किस किस तरह के रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। ओके, इन सब बातों पर हम अगले सेशन में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर बियरिंग विद मी, मेरे साथ इतना लंबा वक्त गुजारने के लिए और मेरे इस लेक्चर को इत्मीनान से सुनने के लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। ओके, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि इससे भी बेहतर कंटेंट मैं आपके सामने पेश कर सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।